इमेजिन कीजिए साल 1950 का एक दिन, हमारा देश बस नया नया आज़ाद हुआ है और भारत का संविधान एकदम अभी लागू हुआ है। हाँ, मतलब एक बिल्कुल नई और फ्रेश शुरुआत थी देश के लिए। राइट। और एक आम नागरिक के पास ना आज़ादी है कि वो सड़क पर खड़ा होकर सरकार की आलोचना कर सकता है। क्योंकि उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। एग्जैक्टली उसके पास अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, कहीं भी घूमने की आज़ादी है और एक बराबरी का हक भी है। लेकिन जरा इस पैराडॉक्स के बारे में सोचिए। कैसा पैराडॉक्स? उस नागरिक के पास बोलने की आज़ादी तो है, पर जिस अखबार में उसके अधिकार लिखे हैं ना, उस अखबार को पढ़ने के लिए अक्षर ज्ञान सीखना, वो उसका मौलिक अधिकार नहीं है। ओह वाओ, सुनने में सच में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, एक ऐसी डेमोक्रेसी जहां आपके पास दुनिया भर के फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन एजुकेशन यानी शिक्षा उस वीआईपी लिस्ट से बाहर थी। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी हिस्टोरिकल मिस्ट्री को अनपैक करेंगे। हम डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A को, यानी राइट टू एजुकेशन को। राइट, और हमारा मिशन इस डिस्कशन में ये समझना है कि आखिर कैसे शिक्षा एक पॉलिसी सजेशन से चलकर एक स्ट्रिक्ट और एनफोर्सेबल फंडामेंटल राइट बन गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कैसे ये सिर्फ किताबों और स्कूलों का मुद्दा नहीं है, बल्कि हजारों बच्चों को फैक्ट्री की भट्टियों और शोषण से बचाने का सबसे पावरफुल हथियार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्ट्रगल से जो 1950 से लेकर लगभग 2002 तक चला। जब संविधान लिखा जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था, है ना? हाँ, एक्चुअली बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। देखो, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और बाकी सभी फ्रेमर्स ये बहुत अच्छे से जानते थे कि बिना एजुकेशन के डेमोक्रेसी कभी सर्वाइव नहीं कर सकती। पर रियलिटी तो कुछ और ही थी ग्राउंड पर। एग्जैक्टली, रियलिटी ये थी कि लगभग 2 सदियों के गुलामी के बाद जब ब्रिटिश यहाँ से गए तो सरकार का खजाना बिल्कुल खाली था। देश की इकोनॉमी इतनी मजबूत थी ही नहीं कि रातों रात हर गांव में, हर कस्बे में स्कूल खोल दिए जाएं। राइट, मतलब लाखों टीचर्स को हायर करना और सबको मुफ्त शिक्षा देना उस वक्त फाइनेंशियली पॉसिबल ही नहीं था। बिल्कुल नहीं था। इसीलिए उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने एजुकेशन को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, जहां फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वहां रखने के बजाय उसे पार्ट 4 में रख दिया। पार्ट 4 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम DSPP कहते हैं। हाँ, वही। स्पेशली आर्टिकल 45 के रूप में उन्होंने इसे वहां प्लेस किया। अब ये DSP एक्चुअली होता क्या है? अगर एक आम इंसान की भाषा में समझें तो मेरा मतलब है कि DSP सरकार के लिए एक तरह से विश लिस्ट है या फिर किसी न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह है। ये एनालॉजी बहुत परफेक्ट है एक्चुअली। जैसे हम रेजोल्यूशन बनाते हैं ना कि इस साल में फिट रहूंगी और हर दिन जिम जाऊंगी। हाँ हाँ, ये एक नोबल गोल है, लेकिन अगर मैं जनवरी के आखिर तक जिम जाना छोड़ दूं तो कोई मुझे पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकता या मुझ पर केस नहीं कर सकता। राइट। ठीक वैसे ही आर्टिकल 45 में लिखा था कि स्टेट कोशिश करेगा कि 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले। राइट। लेकिन कीवर्ड यहाँ है कोशिश करेगा। अगर सरकार फेल हो जाती या आपके गांव में स्कूल नहीं होता तो आप सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे। मतलब ये एक नॉन जस्टिसेबल अधिकार था, एक ऐसी उम्मीद जिसे कानूनी ताकत का कोई सपोर्ट नहीं था। चिन्ह हुआ और भारत धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत होने लगा। तो अब सरकार के पास ये बहाना नहीं बचा था कि रिसोर्सेज की कमी है या पैसे नहीं है। एग्जैक्टली। और यहाँ पर आता है वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल दिया। साल 2002 और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसने तो मतलब पूरा गेम ही चेंज कर दिया था। हाँ, इस अमेंडमेंट ने बेसिकली संविधान को खोला और एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट किया। इसने एजुकेशन को उस DPSP की विश लिस्ट वाले कॉलम से उठाया और उसे पार्ट 3 की VIP लिस्ट में डाल दिया। एज आर्टिकल 21A, राइट? राइट। इस एक मूव ने पूरे पैराडाइम को शिफ्ट कर दिया। अब एजुकेशन कोई चैरिटी नहीं थी जो सरकार अपनी मर्जी से देगी। अब 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा एक एब्सोल्यूट हक बन गया था। मतलब अब अगर किसी बच्चे को शिक्षा नहीं मिलती तो डायरेक्टली स्टेट को कोर्ट में जवाबदेह ठहराया जा सकता था। वो जिम वाला रेजोल्यूशन अब एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था। वेरी वेल पुट। लेकिन यहाँ पर एक नया टेक्निकल सवाल खड़ा होता है। क्या? संविधान की किताब में एक नई लाइन लिख देने से
और एक नया आर्टिकल जोड़ देने से क्या ग्राउंड रियलिटी अपने आप बदल जाती है? बिल्कुल नहीं। राइट। क्या अगले ही दिन से हर गांव में ईंट और पत्थर के स्कूल खड़े हो गए होंगे या टीचर्स अपने आप क्लास में पहुंच गए होंगे? नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस को ग्राउंड पर उतारने के लिए एक पूरी प्रॉपर मशीनरी की जरूरत होती है। एग्जैक्टली। और इसीलिए इस 86th अमेंडमेंट ने सिर्फ एक लाइन नहीं जोड़ी बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया जिसे हम ट्रायड फ्रेमवर्क कह सकते हैं। ये ट्रायड फ्रेमवर्क समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि उस वक्त लॉ मेकर कितने सिस्टमैटिक और थॉटफुल थे। बिल्कुल। तो इस ट्रायड फ्रेमवर्क का पहला स्तंभ तो वही है, आर्टिकल 21A, जो स्टेट पर ड्यूटी डालता है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाएगा। पर वेट, अब एक प्रैक्टिकल सवाल आता है। 0 से 6 साल तक के बच्चों का क्या? उनका ब्रेन डेवलपमेंट तो उसी अर्ली एज में होता है ना? हाँ, और इसीलिए उन्होंने दूसरा स्तंभ बनाया। उन्होंने पुराने आर्टिकल 45 की भाषा बदल दी और उसे DPSP में ही रखा, पर एक नए टास्क के साथ। ओह अच्छा, तो नया आर्टिकल 45 क्या कहता है? वो कहता है कि स्टेट अब 6 साल से कम उम्र के बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड केयर और उनकी प्राइमरी शिक्षा का ध्यान रखेगा। ये वही फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट है जिस पर हमारी आंगनवाड़ी और प्री स्कूल की नींव टिकी है। अमेजिंग। अब आते हैं तीसरे स्तंभों पर। सरकार ने स्कूल बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, पर अगर पेरेंट्स बच्चे को स्कूल भेजे ही ना तो? वही तो प्रॉब्लम थी। अगर वो बच्चे को किसी खेत में काम करने भेज दें तो? इस गैप को भरने के लिए संविधान में आर्टिकल 51A सब क्लॉज K जोड़ा गया। हाँ, जो कि एक फंडामेंटल ड्यूटी है, एक मौलिक कर्तव्य। इसने पेरेंट्स या गार्डियन पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि ये उनका कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल भेजेंगे। ये एक ब्रिलियंट टू वे स्ट्रीट अप्रोच थी। एक तरफ स्टेट की ड्यूटी, दूसरी तरफ पेरेंट्स की ड्यूटी। लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। वो क्या? ये सब तो बस रूल्स थे, प्रिंसिपल्स थे। एक बच्चा आखिर कौन सी स्कूल में जाएगा, वहाँ टॉयलेट होगा या नहीं, टीचर और स्टूडेंट्स का रेशियो क्या होगा, फीस तो नहीं ली जाएगी पर किताबें कौन देगा? हाँ, मतलब एक एब्सोल्यूट राइट को डेली रियलिटी बनाने के लिए आपको एक ऑपरेशनल मैनुअल चाहिए होता है। और मेरी समझ से वो ऑपरेशनल मैनुअल आया 7 साल बाद 2009 में। बिल्कुल सही। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के रूप में, जिसे हम पॉपुलरली RT एक्ट 2009 कहते हैं। RT एक्ट सिर्फ ये नहीं कहता कि बच्चों को पढ़ाओ, ये डीपली डिफाइन करता है कि कैसे पढ़ाओ और उस शिक्षा का स्टैंडर्ड क्या होगा। RT एक्ट एक मिनिमम नॉर्म सेट करता है। जैसे प्राइमरी स्कूल बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, जिसे नेबरहुड स्कूल कॉन्सेप्ट कहते हैं। और ये रूल इसलिए लाया गया क्योंकि अगर स्कूल दूर होगा तो ट्रांसपोर्ट का खर्च एक गरीब परिवार नहीं उठा पाएगा, और स्पेशली लड़कियों की सेफ्टी एक बड़ा कंसर्न बन जाती है, जिसके चक्कर में वो ड्रॉप आउट कर लेती हैं। एग्जैक्टली। RT एक्ट ये भी क्लियरली मैंडेट करता है कि स्कूल में सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए और लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट्स होने चाहिए। हाँ, आप खुद सोचिए, रिसर्च बार बार ये दिखाती है कि लैक ऑफ सेपरेट टॉयलेट्स एक सबसे बड़ा रीजन था कि प्यूबर्टी हिट करते ही हजारों लड़कियां हर साल स्कूल छोड़ देती थी। RTE ने इस प्रैक्टिकल हर्डल को कानूनी डंडे से हटाया। इसने प्रॉपर टीचर स्टूडेंट रेशियो फिक्स किया ताकि क्लासरूम्स भीड़ का मेला न बन जाए। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये लगती है कि इस लॉ के अंडर लोकल अथॉरिटीज को फिजिकल सर्वे करना होता है कि उनके नेबरहुड में कौन से बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जहाँ सरकार को बच्चे को ढूंढ कर क्लास में बैठाना होता है। बिल्कुल। अब यहाँ से हम एक थोड़े डीपर और फिलोसॉफिकल जोन में एंटर करते हैं। ओके, साउंड्स इंटरेस्टिंग। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें ना, तो आप एक पैटर्न नोटिस करेंगे। जब 2002 में एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया तो उसे एक नया नाम दिया गया, आर्टिकल 21A। हाँ, वही तो मैं सोच रहा था। फ्रेमर्स के पास पूरा पार्ट 3 खाली था। वो चाहते तो इसे इक्वालिटी वाले आर्टिकल 14 के साथ 14A बना सकते थे, या फिर फ्रीडम वाले आर्टिकल 19 के साथ 19A बना सकते थे। लेकिन उन्होंने इसे स्ट्रिक्टली और स्पेसिफिकली आर्टिकल 21 के ठीक बाद प्लेस किया। आर्टिकल 21 जो हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, यानी जीने का अधिकार। शिक्षा को जीने के अधिकार की परछाई क्यों बनाया गया? ये कनेक्शन एक्चुअली बहुत ही प्रोफाउंड है और सुप्रीम कोर्ट के कई दशकों के एवोल्यूशन को दर्शाता है। आजादी के शुरुआती दौर में जब कॉन्स्टिट्यूशन नया नया था तो कोर्ट्स आर्टिकल 21 को बहुत नैरोली देखती थी ना। हाँ,
उस वक्त राइट टू लाइफ का बेसिकली यही मतलब था कि स्टेट बिना किसी वैलिड कानून के आपकी जान नहीं ले सकती या आपको फिजिकली लॉकअप नहीं कर सकती। इसे लीगल टर्म्स में मेरे एनिमल एग्जिस्टेंस कहा जाता था। बस सांस चल रही है, फिजिकल बॉडी जिंदा है, तो आर्टिकल 21 सेटिस्फाई हो गया। लेकिन 1970s और 80s आते आते सुप्रीम कोर्ट के नजरिए में एक क्रांति आई। कोर्ट ने रियलाइज किया कि एक इंसान और एक जानवर के जीने में फर्क होता है। इंसान का जीवन सिर्फ फिजिकल सर्वाइवल तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। जीवन का मतलब है डिग्निटी, यानी गरिमा के साथ जीना। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। और जब हम इस डिग्निटी वर्ड को थोड़ा अनपैक करते हैं, तब एजुकेशन का रोल समझ में आता है। आप खुद इमेजिन कीजिए एक मॉडर्न सोसाइटी जहां पेपर वर्क, कॉन्ट्रैक्ट्स और राइट्स का बोलबाला है। एक ऐसी सोसाइटी में अगर कोई इंसान पढ़ लिख नहीं सकता तो उसकी क्या पोजीशन होगी? जब वो बैंक लोन लेने जाएगा और अग्रीमेंट पढ़ने के बजाय अंगूठा लगाएगा, तो हर कदम पर उसके शोषण होने का डर रहेगा। वो अपने फंडामेंटल राइट्स को कैसे इन्फोर्स करेगा जब उसे पता ही नहीं होगा कि उसके राइट्स हैं क्या? एग्जैक्टली। एजुकेशन कोई ऐशो आराम की चीज नहीं है। ये एक डिग्निफाइड जीवन जीने की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली कहा है कि हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज और सदियों से चले आ रहे जाति और वर्ग के भेदभाव को तोड़ने का एक ही टूल है, और वो है एजुकेशन। एक मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी के बच्चे के लिए स्कूल का क्लासरूम एक ऐसी इक्वलाइजिंग स्पेस है जहां वो दुनिया को समझने के टूल्स डेवलप करता है। इसीलिए बिना आर्टिकल 21A के आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ इफेक्टिवली अधूरा था। शिक्षा के बिना गरिमा का दावा खोखला है। लेकिन इस पूरे डिस्कशन का सबसे सेंसिटिव और मैं कहूंगा थोड़ा डार्क चैप्टर अभी आना बाकी है। हमने आइडियल्स की बात की, ह्यूमन डिग्निटी की बात की, पर जब हम रियलिटी के हार्श ग्राउंड पर लैंड करते हैं, जहां गरीबी और भूखमरी है, वहां राइट टू एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट होता है? यही मेरा सवाल है। ग्राउंड रियलिटी क्या है इसकी? अगर मैं आपको बिल्कुल सीधे शब्दों में बताऊं, तो भारत जैसे देश में आर्टिकल 21A सिर्फ एक स्कूल जाने का टिकट नहीं है। तो फिर क्या है? ये बच्चों को फैक्ट्रीज की जलती भट्टियों, खदानों और स्वेट शॉप से निकालने का सबसे बड़ा और पावरफुल रेस्क्यू मैकेनिज्म है। एजुकेशन इज द अल्टीमेट शील्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। आई सी। इसे समझने के लिए हमें आर्टिकल 21A को दो और फंडामेंटल राइट्स के साथ लिंक करके देखना होगा, राइट? आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। हाँ, आर्टिकल 23 हमें फोर्स लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार से बचाता है, और आर्टिकल 24 एक्सप्लिसिटली कहता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी फैक्ट्री, माइन या किसी और हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट में काम पर नहीं रखा जाएगा। अब स्ट्रिक्टली लीगली देखा जाए तो अगर सरकार पुलिस भेजकर एक 12 साल के बच्चे को एक हैजर्डस फैक्ट्री से निकाल देती है तो आर्टिकल 24 तो फुलफिल हो गया, कानून लागू हो गया। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी बहुत अलग है। अगर उस बच्चे को फैक्ट्री से निकाल दिया तो वो बेचारा जाएगा कहाँ? हाँ, गरीब माता पिता ने उसे फैक्ट्री इसलिए भेजा था क्योंकि शायद घर में खाना नहीं था। एग्जैक्टली। अगर आप बच्चे से उसका रोजगार छीन लेंगे और उसके पास कोई सेफ्टी डेस्टिनेशन नहीं होगी, तो वो वापस किसी और अंडरग्राउंड इल्लीगल काम में धकेल दिया जाएगा, या फिर सड़कों पर आ जाएगा जहां क्राइम और ड्रग्स उसके इंतजार में हैं। और यहीं पर संविधान का मैजिक काम करता है। आर्टिकल 21A इस पूरे मैकेनिज्म का मिसिंग पजल पीस है। वाओ, कैसे? जब एक बच्चे को आर्टिकल 24 के अंडर फैक्ट्री से निकाला जाता है, तो आर्टिकल 21A उसे एक सेफ, सिक्योर और कंस्ट्रक्टिव डेस्टिनेशन देता है, यानी एक नेबरहुड स्कूल। ये सिर्फ शोषण से आज़ादी नहीं है, ये एक नए फ्यूचर का अधिकार है। इस ग्राउंड रियलिटी को और गहराई से समझने के लिए हमारी इस चर्चा में एक लैंडमार्क जुडिशियल इंटरवेंशन का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। साल 1997 का MC मेहता बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। ये केस हमारे देश के लीगल हिस्ट्री का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है और इस डीप डाइव का शायद सबसे डिफाइनिंग मोमेंट है। हाँ, ये केस तमिलनाडु के शिवाकासी शहर की पटाखा फैक्ट्रीज यानी फायर क्रैकर इंडस्ट्रीज पर फोकस करता था। शिवाकासी, जिसे भारत की फायरवर्क्स कैपिटल कहा जाता है, वहाँ हालात बहुत भयावह थे उस वक्त। वहाँ पर मास स्केल पर छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उनकी पतली उंगलियां और छोटे हाथ बारूद को मैच बॉक्स और पटाखों के शेल्स में भरने के लिए सस्ते और इफेक्टिव माने जाते थे। बच्चे टॉक्सिक केमिकल्स, एक्सप्लोजिव मटेरियल्स और बारूद के ढेर के बीच पूरा दिन बैठते थे। ना कोई सेफ्टी गियर, ना कोई उम्मीद।
उनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी, फेफड़े खराब हो जाते थे और कई बार ब्लास्ट्स में उनकी जान भी चली जाती थी। जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरी डिटेल में आया ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना अप्रोच पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने सिर्फ एक ऑर्डर पास करके पल्ला नहीं झाड़ा कि बच्चों से काम कराना इलीगल है, इसलिए इसे बंद करो। क्योंकि कोर्ट जानती थी कि यहाँ रूट कॉज फैक्ट्री मालिक की लालच से ज्यादा उन बच्चों की एब्सोल्यूट एक्सट्रीम गरीबी है। बिल्कुल। कोई भी माँ बाप खुशी खुशी अपने बच्चे को बारूद के ढेर पर मरने के लिए नहीं भेजता। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें रात का खाना मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो डायरेक्टिव्स दिए वो सच में इतने विजनरी थे कि वो उस समय के हिसाब से कंप्लीटली रेवोल्यूशनरी माने जाते हैं। सबसे पहले कोर्ट ने फाइन लगाया, लेकिन कोई छोटा मोटा फाइन नहीं। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो भी एम्प्लॉयर या फैक्ट्री मालिक 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम करवाता पकड़ा जाएगा, उसे हर बच्चे पर 20,000 रुपए का पेनल्टी देना होगा। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये पैसा डायरेक्टली सरकार के जनरल खजाने में नहीं जाएगा, बल्कि इसके लिए एक नया फंड क्रिएट किया गया, चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड। इस फंड का पैसा इस फंड में जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक बच्चे की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन कोर्ट यही नहीं रुकी। उन्हें पता था कि अगर बच्चे का काम छूट गया तो उसकी फैमिली का इनकम सोर्स बंद हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया? इसीलिए कोर्ट ने स्टेट पर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली। कोर्ट ने मैंडेट किया कि उस बच्चे के परिवार के किसी एक एडल्ट मेंबर यानी वयस्क सदस्य को स्टेट एक सूटेबल नौकरी देगा। अमेजिंग। आइडिया ये था कि एडल्ट मेंबर कमाएगा ताकि बच्चे को उस जहरीली फैक्ट्री में ना जाना पड़े। और अगर सरकार नौकरी प्रोवाइड करने में फेल रहती है तो उस सिचुएशन में स्टेट को उस बच्चे के एजुकेशन और वेलफेयर के लिए उस फंड में अपने पास से पैसा डालना होगा। कोर्ट का मैसेज क्रिस्टल क्लियर था। बच्चों को सिर्फ डेंजर जोन से निकालना काफी नहीं है, आपको एक इकोनॉमिक और एजुकेशनल सेफ्टी नेट बनाना पड़ेगा। एक बच्चा कल का एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक तभी बन सकता है जब उसका आज अकेलेपन, गरीबी और शोषण के अंधेरे में ना बीते, बल्कि एक क्लासरूम के सेफ एनवायरनमेंट में बीते। और यही वो होलिस्टिक अप्रोच है जो आज के मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क को शेप करता है। आर्टिकल 21A, 23 और 24 का कॉम्बो कपल्ड विद MC मेहता जजमेंट जैसे डायरेक्शंस चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक मजबूत दीवार खड़ी करते हैं। शिक्षा यहाँ पर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, ये लिटरली बचपन को बचाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो अगर हम पिछले 20 मिनट के इस सफर को थोड़ा समराइज करें तो हम देखते हैं कि हमने 1950 की उस हेल्पलेस रियलिटी से शुरुआत की थी, जहां गवर्नमेंट का खजाना खाली था। हमने देखा कैसे एक बहुत जरूरी अधिकार डेकेड्स तक सिर्फ संविधान के विशलिस्ट वाले हिस्से में यानी DSP में कैद रहा। फिर वक्त बदला, देश के रिसोर्सेज बढ़ी और 2002 के 86th अमेंडमेंट ने इसे वहां से निकालकर आर्टिकल 21A के रूप में एक इन्फोर्सेबल फंडामेंटल राइट बना दिया। और फिर 2009 के RTE एक्ट ने उस राइट को प्रैक्टिकल शेप दिया, स्कूल्स बनाए और जरूरी गाइडलाइन सेट की। हमने ये भी समझा कि कैसे आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ बिना डिग्निटी के जीरो है और एजुकेशन उस डिग्निटी का एक फाउंडेशन है। और एंड में हमने उस ब्रूटल रियलिटी को एड्रेस किया जहां आर्टिकल 21A उन मासूम जिंदगियों को सिवकासी जैसी फैक्ट्री से निकालकर उनके हाथों में पेंसिल और नोटबुक पकड़ाता है। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं हमारे सभी सुनने वालों के दिमाग में एक ऐसा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं जो शब्दों और कानून से थोड़ा परे है। वो क्या है? देखो, संविधान ने अपना वादा पूरा कर दिया है। लॉ मेकर्स ने फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का अधिकार हर बच्चे तक पहुंचा दिया है। पेपर पर एक गरीब के बच्चे के पास और एक अरबपति के बच्चे के पास, दोनों के पास आर्टिकल 21A है। हाँ, मतलब एक्सेस की लड़ाई शायद हमने काफी हद तक जीत ली है। आज मोस्टली हर बच्चे की पहुंच में एक स्कूल तो जरूर है। लेकिन क्या बस एक्सेस ही सब कुछ है? सोचिए, क्या आने वाले दशकों में कोर्ट्स और सिविल सोसाइटी के सामने सोशल जस्टिस का अगला बड़ा चैप्टर सिर्फ राइट टू एजुकेशन पर आधारित होगा या राइट टू इक्वल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज एक तरफ प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां स्मार्ट क्लासेस, एयर कंडीशनर्स और कोडिंग सिखाई जा रही है, और दूसरी तरफ सरकारी स्कूल्स हैं जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहुंच गया है पर क्वालिटी ऑफ टीचिंग और रिसोर्सेज में जमीन आसमान का अंतर है। जब तक इस क्वालिटी का गैप भरा नहीं जाएगा, जब तक रिसोर्सेज और डिलीवरी दोनों में इक्वालिटी नहीं आएगी, क्या तब तक राइट टू लाइफ विद डिग्निटी सच में मुकम्मल हो पाएगा? संविधान ने प्लेटफॉर्म तो बराबर कर दिया,
पर क्या वो प्लेटफॉर्म सबको बराबर ऊंचाई पर ले जाने के काबिल बन पाया है? ये एक ऐसी चैलेंज है जो 21st सेंचुरी का भारत अभी फेस कर रहा है, और इसका जवाब ढूंढना सिर्फ कोर्ट्स का नहीं, हम सबका काम है। और इसी प्रोफाउंड सोच के साथ हमारा आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म होता है। कीप क्वेश्चनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, क्योंकि एजुकेशन का सफर कभी खत्म नहीं होता।